Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Chemistry Tricks with Aisha Khan. How are you, my dear students? I hope all of you will be fine. Today our topic is infrared spectroscopy applications. Okay? आज हमने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस पढ़नी है. इससे पहले लेक्चर में हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल्स और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं. अगर आपने वो पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो ज़रूर जाकर देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं उन्हें क्लियर कीजिए. ठीक है. अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा. ठीक है स्टूडेंट. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि आपके दूसरे दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो. तो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एप्लीकेशंस. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरह से हमारी हेल्प कर रही है. कुछ ना कुछ तो इसके फ़ायदे हैं ना, तभी तो हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट, किस तरह से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर. स्टूडेंट, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं लेकिन चंद एक एप्लीकेशंस जो हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. Okay, first application of the infrared spectroscopy is that identification of functional groups. Number 2, determination of structures. Number 3, progress of reaction. Number 4, testing purity of compound. And number 5, detection of hydrogen bonding. Today's lecture we will study one by one of all these applications of infrared spectroscopy. So first of all we will study about the first application, that is the identification of functional groups. It is the first application of infrared spectroscopy. ठीक है. Identification of functional group, that is the first application of infrared spectroscopy. ठीक है. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मुख्तलिफ एटम्स जो होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स हैव डिफरेंट मैसेज. ओके. डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स हैव डिफरेंट मैसेज and different kinds of bonds have different strengths. है ना ये बात. इसके बारे में आप जानते हैं ना कि मुख्तलिफ जो एटम्स होते हैं उनके मुख्तलिफ मैसेज होते हैं. इसी तरह different kinds of bonds जो हैं इनके different strengths होती हैं. Some bonds are weak and some bonds are strong. So the strong bonds require high energy to break. मतलब जो हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं उन्हें ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना. और जो हमारे वीक बॉन्ड्स होते हैं उन्हें तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, उन्हें थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो जब भी कोई मॉलिक्यूल क्या करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करवाता है. जब भी हम किसी मॉलिक्यूल में इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करवाते हैं तो वो क्या करता है, उसके बॉन्ड्स वाइब्रेट्स करते हैं. यू नो स्टूडेंट, जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो बॉन्ड्स जो एटम्स होते हैं उनकी एक्साइटेशन नहीं करवा सकती, लेकिन वो क्या करती है, बॉन्ड्स की वाइब्रेशन करवाती है, उनकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करती है. ठीक है. तो क्या होता है, जब भी कोई मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जो हम इंफ्रारेड रेडिएशन जो है एनर्जी की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होती है ना, तो जब भी कोई मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके बॉन्ड्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही होगी, जहाँ पर ज़्यादा बॉन्ड्स टूट रहे होंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे, अपना डाटा ले लेंगे, है ना, कि कहाँ कौन कौन से पॉइंट्स पर कितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही है और कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो कितनी अमाउंट जो है एब्जॉर्प्शन, कितनी अमाउंट में क्या इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, इससे हम उसके जो उनकी बॉन्ड स्ट्रेचिंग होगी उससे हम क्या कर सकते हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप्स को डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशंस इट्स बॉन्ड्स वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. From the data available about the position of absorption of various molecules, it is possible to correlate the bond stretching frequency and the type of bond and thus determine the functional groups. इससे हमें क्या पता चल जाता है, बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और वो बॉन्ड किस टाइप का है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है. अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो वो ज़्यादा जो है रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर रहा होगा, अगर वो वीक बॉन्ड है तो वो थोड़ी रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर रहा होगा. इससे हम क्या कर सकते हैं, हम
फंक्शनल ग्रुप्स निकाल सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद जो एटम्स होते हैं उनके फंक्शनल ग्रुप्स निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा कि आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होती है फंक्शनल ग्रुप्स की। सेकंड स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। जैसे हमने फंक्शनल ग्रुप्स निकाले विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्प्शन, similarly students we can also determine the structures of organic compound with the help of infrared spectroscopy। ठीक है स्टूडेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह होता है, किस तरह से हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की, कि हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करके मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो फंक्शनल ग्रुप्स के अलावा उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं उन्हें डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इन द रेंज 2.5 to 7 micrometer gives us information regarding the functional groups present in the molecule। ओके स्टूडेंट, जब हम इंफ्रारेड रेडिएशन जो है उनकी जो 2.5 से 7 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ को जब हम यूज़ करेंगे तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा हम उनके फिंगरप्रिंट रीजन को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, द टू स्टडीज टुगेदर हेल्प अस टू अराइव एट द एग्जैक्ट कंपाउंड। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम जब टुगेदर स्टडी करेंगे तो हमें एग्जैक्ट कंपाउंड के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, कि वो कैसा कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। What? Determination of structure. Okay, we will determine the structure of organic compound with the help of infrared spectroscopy. Number 3, progress of reaction. Okay students, नंबर 3 से हम क्या है रिएक्शन की प्रोग्रेस के बारे में फाइंड कर सकते हैं कि रिएक्शन कितना हुआ या फिर कितना रिएक्शन, अगर वो हाफ हुआ तो उसने उससे कितनी एनर्जी की ज़रूरत है कि वो अपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सके। यू नो स्टूडेंट, आपको पता है कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो मुख्तलिफ जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंबाइन होकर क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेकिन प्रोडक्ट बनने से पहले कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शंस करवा रहे होते हैं, दो रिएक्टेंट्स हम लेते हैं, तो वो रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बन सकती। सबसे पहले क्या होता है, रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सम इंटरमीडिएट कंपाउंड, वो पहले किसी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन जो है वो इंटरमीडिएट्स को हम कैसे देखेंगे, बाय यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, जब हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेडिएशंस को अपने उस रिएक्शन के अंदर से पास करवाएंगे तो वो हमें बताएगा कि कितने इंटरमीडिएट्स बने हैं और रिएक्शन कंप्लीट होने में मज़ीद कितना टाइम लगेगा, कितनी एनर्जी उसे और रिक्वायर होगी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शंस मैनी इंटरमीडिएट कंपाउंड्स आर फॉर्म विच चेंज इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं। जब भी दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाते, सबसे पहले वो कुछ इंटरमीडिएट्स बनाते हैं। ये जो हमारे बहुत लंबे रिएक्शंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पर ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता। These intermediates can be identified by infrared spectroscopy। इन्हें हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, by using infrared spectroscopy। Infrared spectrophotometer record the spectra continuously and by interpreting them we can follow the reaction। ठीक है, हम रिएक्शन को इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये डिवाइस है जो हमें स्पेक्ट्रा बना के दे रही होती है जब भी हम किसी रिएक्शन के बारे में सर्च कर रहे होते हैं कि वो कितना कंप्लीट हुआ और कितना नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज द टेस्टिंग प्योरिटी ऑफ कंपाउंड। हम किसी भी कंपाउंड का प्योर या इम्प्योर फॉर्म उसके बारे में हम बता सकते हैं, ये प्योर है या इम्प्योर है, इसे हम
बाय यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी वी कैन आइडेंटिफाई। हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो अगर वो हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में है या प्योर फॉर्म में है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाय यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये कैसे होता है स्टूडेंट? होता कुछ ऐसे है कि हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं अगर वो प्योर फॉर्म में हो तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होंगी, उनमें से रेडिएशन बिल्कुल क्लियरली पास होंगी और जो उनका स्पेक्ट्रा होगा वो बहुत ज़्यादा शार्प होगा, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ हो रही होगी, ठीक है। लेकिन जो हमारे इम्प्योर कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पर वो इम्प्योर कंपाउंड्स में क्या होता है, जो हमें वहाँ से जो रेडिएशंस होती हैं, जो हमें लाइंस मिलती हैं वो क्या होती हैं? डिफ्यूज्ड होती हैं या ब्लरिड लाइंस होती हैं। क्यों होती हैं? ड्यू टू एडिशनल इम्प्योरिटी मटेरियल प्रेजेंट इन द सैंपल, क्योंकि उस सैंपल के अंदर कुछ इम्प्योरिटी शामिल है, ठीक है। अगर वो प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड था, कोई भी हमारे पास कोई ख़ास कंपाउंड था, तो रेडिएशन जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो बहुत तेज़ी से कर लेगा, क्योंकि उसमें तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो होमोजीनियस हैं, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल हैं। लेकिन जब वो इम्प्योर फॉर्म में होगा तो उसमें हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, ज़्यादा रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर रहे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स कम एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहे होंगे, कम रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर रहे होंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमें स्पेक्ट्रा अच्छा सा नहीं मिलेगा, उसमें ब्लरिड लाइंस होंगी, ठीक है, और उसमें जो एब्जॉर्प्शन होगी वो भी शार्प नहीं होगी, ठीक है, जबकि प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड में शार्प एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है किसकी? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की, कि ये हमारी हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द प्योर और इम्प्योर कंपाउंड्स। ओके, प्योरिटी ऑफ कंपाउंड में ये हमारी हेल्प करता है कि किस तरह से हम खालिश चीज़ जो है उसे पहचान सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट नंबर 5 पे डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिटेक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ infrared spectroscopy. That is also most important application of infrared spectroscopy, that is detection of hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding in general decreases the stretching frequency and increasing the bonding frequency, ठीक है। ये क्या करती है? बॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है। जो हमारी इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं वो क्या करती हैं? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को intermolecular hydrogen bonding in general decreases the stretching frequency and increasing the bending frequency. जो आज हमने 5 एप्लीकेशंस पढ़ी हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जो आपके ये क्वेश्चंस होंगे या जो आप कमेंट के फॉर्म में दोगे तो उन्हें भी क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने क्या पढ़ा? एप्लीकेशंस ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हमने कौन सी एप्लीकेशन पढ़ी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। पहले हमने फंक्शनल ग्रुप्स जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन की विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। नंबर 2 पे हमने क्या पढ़ा? डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स किस तरह फाइंड किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, के रिएक्शन की प्रोग्रेस हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, के कितना रिएक्शन हो चुका है, इंटरमीडिएट्स बने हैं या प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगेगा मजीद, तो हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने टेस्टिंग प्योरिटी ऑफ कंपाउंड पढ़ा। नंबर 5 पे डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और हाँ, अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। टाइम वेस्ट करना बंद करें और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, क्योंकि ये अब जो अवेलेबिलिटीज़ हैं, जो ये आपको सहूलियात मिल रही हैं, ये हर स्टूडेंट को नहीं मिलती, ठीक है, और हर बच्चा आपके जैसा भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो इल्म की दौलत हर इंसान को नहीं देते। तो आप अपने आप को ख़ास समझिए, ठीक है। आप इम्पोर्टेंट हैं, आप स्पेशल हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको इल्म की रोशनी से नवाजा है। आपकी एज के और भी काफ़ी लोग होंगे जो नहीं पढ़ रहे और वो काम पे लग गए हैं, उनके माँ बाप ने उन्हें कामों पे लगा दिया है। अगर आपको आपके पेरेंट्स जो हैं
वो आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, आप पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आप ज़रूर पढ़ें और अपना और अपने पेरेंट्स का टाइम वेस्ट मत करें, ठीक है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।